चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। हम मिलजुल कर काम करेंगे, ये कहना है लालू और नीतीश का। अब से कुछ ही देर पहले दोनों ने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें लालू यादव थे, नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता भी थे। और वहां पर यह तय किया गया मिलजुल कर हम काम करेंगे। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये बातें कही गई हैं। पूरे देश का ये मूड है कि एक बिहार के चुनाव से पता चलेगा। और मेरे हिसाब से बिहार के लोगों ने जो देश का मूड है उनको बताया, और इससे बहुत सारी चीजें स्केड्यूल होंगी। एक एक करके पूछिए। अरे लेडीज फर्स्ट। आपने कहा था कि चैलेंज होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए आपकी तरफ से, क्या ये चैलेंज बिहार में बाहर जाएगा, क्या वीडियो को नेशनली आप लोग ध्यान देते नहीं। मैंने सुबह में ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट बनाने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह है नरेंद्र मोदी भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेफरेंडम था। जनता ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उसको तेज करेगा आपको। अब फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बहस में बैठते हम लोग डिस्कशन में है, ये पूरा थोड़ा समझ रहे हैं हम लोग कि जो महागठबंधन हम लोग ने बनाया बहुत ठोक बनाया, प्रयास चल रहा था कि लालू का वोटर नीतीश कुमार ने याद इस बीच भी लोग चला रहा कि नीतीश का वोटर आगे जो था वोट नहीं दिया। मतलब अपना शरारत करने में कहीं भी लोग थके नहीं, जो आरएसएस बीजेपी मीडिया से जो प्रभावित या कोई मालिक जिस मालिक को जुड़ाने लगा जो मोदी जी से कहा ऐसा दुरुपयोग, ये सब बात था कि बड़ा ठोक ठका के एक गठबंधन बना महागठबंधन। महागठबंधन वो महागठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि बिल्कुल विचारों पर आधारित, कार्यक्रमों पर आधारित, गरीब दलित पिछड़े लोगों को आधारित ये हमारा गठबंधन है। और मैंने आपको कहा ना भाई कि दिल्ली में ये देश सबों का है। दिल्ली में एक दिन नरेंद्र मोदी से कोई मुद्दा नहीं है। संघ के प्रचारक है, संघ का प्रचार कर रहे हो, सरकारें चला रहे हैं और उस सरकार को आप पूछिएगा कैसे हटा दोगे। जन आंदोलन शुरू करेगा, जन आंदोलन से स्वराज मिला था, भरो आंदोलन शुरू करेगा, बिहार से अनुराग से हम लोग शुरू करें। ये सरकार इतना बड़ा तमाचा बिहार की जनता ने इतना साफ कर दिया, भाजपा का इतना बड़ा हमला किया था, मामूली हमला किया, खरबों रुपया लाया, जाने नोट लाया, कहीं कोई सुना जो लिया पैसा रख दिया पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको। मैं अनुश्रीवास्तव लखनऊ से आया।
के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आप सुन रहे थे लालू यादव और नीतीश कुमार का क्या कहना था। उनका यह साफ तौर पर कहना था कि बिहार के विकास के लिए मिलजुल कर काम किया जाएगा, मिलजुल कर बिहार में काम करेंगे, यह कहना था लालू यादव और नीतीश कुमार का। इसके अलावा तमाम लोगों को धन्यवाद उन्होंने कहा, विपक्ष का भी हम सम्मान करेंगे, यह बात भी कही गई। इसके अलावा लालू यादव ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि पूरे देश को दरअसल एक नया डायरेक्शन मिला है इस नतीजे से, हमारे और नीतीश कुमार के बीच कोई फूट नहीं डाल सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि दूरगामी असर पड़ेगा इन नतीजों का। नीतीश कुमार अब यहां सरकार चलाएंगे और मैं 10 दिन के बाद लालटेन लेकर बनारस जाऊंगा। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आए हैं यहां पर लालू यादव। लालू यादव ने और क्या कुछ बातें कही हैं, जरा आप सुनिए। उसके बाद इसी मसले पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। हम एक क्षण भी आरएसएस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए। संघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है। बिहार ने बता दिया, बिहार के करीब गुरबा जनता ने बता दिया। और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आलोक रंजन जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और शंभुनाथ जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे शंभू जी मैं बातचीत की शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा। आपको क्या मोटी तौर पर बातें नजर आ रही हैं, जो बातें आज कही गई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें महत्वपूर्ण क्या रहा? देखिए, उसमें महत्वपूर्ण तो जो मुझे लगता है यह है कि लालू फाइनली ये मन बना चुके हैं कि वो बिहार की राजनीति से बाहर जाएंगे जी। बिहार में वो नीतीश को कन्फाइंड करेंगे और अपने बच्चों को वो वहां सेटल करेंगे। अच्छा। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो 89 का, तो 89 में एक इस तरह की भूमिका एनटीआर ने निभाई थी जब उन्होंने एक भारत देशम पार्टी बनाई थी और उनका यह था कि भारत देशम पार्टी के थ्रू वो उसके कन्वीनर भी थे। एक ऐसा मोर्चा उन्होंने खड़ा किया था, राष्ट्रीय मोर्चा। भारत देशम तो उनकी अपनी पार्टी का नाम था, राष्ट्रीय मोर्चा उन्होंने बनाया था। तो सारे देश के पैमाने पे एंटी कांग्रेस एक मोर्चे के तौर पे उन्होंने शुरू किया था। मुझे लगता है लालू अपने लिए कहीं न कहीं उस तरह का एक नेशनल स्पेस खोज रहे हैं जिसमें कांग्रेस को साथ लेकर के, और जिन क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट नहीं है अपने अपने इलाकों में जी, उनको गोलबंद करके एक एंटी बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा बनाए। मुझे लगता है कि इस पहल में ये तो लेकिन तब हो पाएगा ना अरुण जी, जब दोनों में तालमेल इस कदर बेहतर हो कि सरकार स्मूथली चलती रहे और उसके बाद लालू यादव राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या फिर नीतीश कुमार और लालू यादव ने जिस अंदाज में आज गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया, आपको क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें झलक रही थी? नहीं, ये प्रेशर है, ये तो अब जनता का प्रेशर है कि इन दोनों को भी काफी संभल कर एक साथ रहना होगा और इन दोनों को मिलाकर मोदी विरोध का ही वोट इनको मिला है और इस पे इनको चलना पड़ेगा। इसमें बनारस जाना लालटेन लेकर, ये ऊपरी तौर पे लग रहा है कि मोदी को डायरेक्ट चुनौती देने जा रहे हैं, लेकिन भीतर इसमें एक चीज यह भी छुपा हुआ है कि वो मुलायम सिंह का भी तो इलाका है। मुलायम सिंह ने मुलायम सिंह ने पूरे के पूरे इस लालू और नीतीश के महागठबंधन को मझधार में छोड़ा था, तो वो प्रेजेंस कहीं ना कहीं उसके, वो भी उसका भी यह निशाना भी वहां पर है।
अच्छा, मतलब बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है जी। अच्छा, हाँ शंभुनाथ जी। मेरा ख्याल है कि मुलायम को अभी टारगेट लालू नहीं करेंगे। मुलायम सिंह इनके गठबंधन में नहीं आए, लेकिन लालू के खिलाफ मुलायम ने कुछ नहीं कहा और लालू ने भी मुलायम के सवाल पे बहुत नरमी बरतते हुए उनका अपना समधी, अपना गार्जियन, ये सारी चीजें कही उन्होंने। तो मुलायम के सामने क्या मजबूरियां हैं, क्या नहीं है, ये तो मुलायम सिंह जाने। सीबीआई का डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डर है, क्या है, क्यों वो बैकआउट किए, ये अलग से विश्लेषण का विषय। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा मौका तो खो दिया ना इन नतीजों से, आपको ये लगता है? निश्चित तौर धार में जो निकल गए, आप साथ होते। निश्चित तौर पे उन्होंने मौका खोया। हालांकि मुलायम सिंह की पार्टी का बिहार में कोई बेस नहीं है, तो उनको था कि उनके नाम और उनके जिस प्रदेश में वो राजनीति करते हैं उसको ध्यान में रख के उनको सीटें दी जाएं, तो वो सीट ये लोग नहीं दे पाए। लेकिन बनारस का सिंबॉलिक इसलिए है कि अगर आप पिछले 15 दिनों के पहले का, 15-20 दिन पहले का आप देखें, वहां लोकल निकायों के चुनाव हुए थे बनारस में, और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। सिर्फ बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं बल्कि उस गांव में भी बीजेपी हारी थी, जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। जयापुर की मैं बात कर रहा हूं। जी जी जी। तो एक तरह के इस तरह के जो डिसेंट इधर उधर पैदा हो रहे हैं। अब आगे चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश को मतलब ग्रिल करना चुनावी दृष्टि से लालू के लिए भी ठीक है और मुलायम को भी उनके सपोर्ट की जरूरत है। लालू यादव की जब बात की जाए सेकुलरिज्म को लेकर, जैसे आप कह ले चाहे अवसरवादिता की तरीके से ही, लेकिन उनका कमिटमेंट रहा है, निश्चित तौर पे रहा। बाकी तमाम दलों को आप देखिए, कभी ना कभी कोई बीजेपी के साथ, कभी तथाकथित जो भी पार्टियां हैं, कम्युनल पार्टी जिनको ये लोग कहते हैं, उनके साथ रही है, लेकिन लालू यादव शुरू से अपने इस स्टैंड पे कायम रहे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो कांग्रेस को साथ लेके, और जिन पार्टियों का कांग्रेस से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है उनको मिला के एक एंटी, क्योंकि आज कांग्रेस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में देखें 40-45 पे वो भी सिमटे पड़े हैं, तो उनकी भी राजनीतिक हैसियत और स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। उनको भी एक और अभिनेता को तो सर ये भी लग रहा होगा ना कि जिस तरीके से तालमेल इन्होंने बिठा लिया, तो उसके बाद अगर यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकते हैं, तो कहीं पे और भी दूसरे राज्यों में या राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी तस्वीर नजर आ सकती है। मैं इस पर आऊंगा सर, उससे पहले जरा दर्शकों को सुनवाते हैं लालू यादव ने और क्या कुछ कहा है आज। अब सबसे पहले यहाँ सरकार और बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहाँ कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन केटो टाउन है ना कोई बनाने के लिए, जर्मनी का क्या बोला। एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, वापस लौटेंगे तो इसी मसले पर हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जुड़े हुए हैं लगातार। आलोक शर्मा भी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो वो क्या है, जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग दलों को कामयाबी मिली है। और आरजेडी का स्ट्राइक रेट देख सकते हैं आप, करीब करीब 80 का है। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 72 पर आगे। चुनाव में जेडीयू के स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो भी करीब 71% का है। कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, 26 सीट पर आगे है। और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट करीब 60.04% का है। बीजेपी की अगर हम बात करें, 160 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने 52 सीटों पर कामयाबी हासिल की, और इस लिहाज से तीनों ही दलों से, महागठबंधन की तीनों दलों से स्ट्राइक रेट बहुत कम, बीजेपी का 32% के आसपास। तो महागठबंधन 2/3 बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ दिनेश शर्मा और आलोक शर्मा, दो नेता मौजूद हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ निहोरा यादव, जेडीयू के नेता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल दिनेश शर्मा जी आपसे ही है। बहुत बड़ी कामयाबी की आप लोगों को उम्मीद थी, बड़े बड़े वादे आप लोग कर रहे थे, दावे कर रहे थे बिहार को लेकर, चूक हुई कहां आखिर? देखिए, निश्चित रूप में बिहार का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था और आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके लिए निश्चित रूप में कहीं ना कहीं चूक होगी, उसकी बैठ के समीक्षा होगी।
लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, वो या तो जीतता है या तो सीखता है। बिहार चुनाव से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। जब विचार मंथन होगा तो उन खामियों को, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रयत्न बीजेपी ने हमेशा किए हैं कि जब लोकसभा में 2 सीटें हम लोग जीते तो उसके बाद केंद्र में अपने बल पे सरकार बनाने पे हम सफल हुए। ये बात भी सही है कि हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड परिस्थितियां बड़ी अलग हैं। आप जो तुलना कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी, नहीं मिलती है। दिनेश शर्मा जी, अभी आप ही लोगों का ये कहना था ना कि बीजेपी की लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिलेगा, नरेंद्र मोदी साहब की सभाओं में तमाम भीड़ जुट रही है, ऐसे में ये कैसे जमीन खिसक गई? देखिए, हम ही नहीं कह रहे थे, आपके जो विश्लेषण निकले थे, जो सर्वे निकले थे, वो भी यही कह रहे थे। और निश्चित रूप में विकास और जातीय उन्माद, इनके बीच में ध्रुवीकरण हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि जो विकास की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जो हमारा एजेंडा है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी विकास की लड़ाई शुरू करके और आखिरी चरण तक आते आते गाय पर इश्तिहार छपवाने लगे थे आप लोग अखबार में। कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए थे कि वाकई विकास की बात करनी है, कुछ और बात करनी है, और इसी कंफ्यूजन में जनता भी कंफ्यूज हो गई कि आपको वोट दे या ना? बीजेपी ने हमेशा विकास के रास्ते को अपनाया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाया है, और राष्ट्रीयता के विषयों पर बीजेपी कभी समझौता नहीं करती है। ये अलग बात है कि कभी सफलता नहीं भी मिलती है। बिहार के चुनाव के तमाम अन्य कारण भी थे। आप अगर देखें तो एक दल अगर मिलकर लड़ता, जो जेडीयू था या आरजेडी था या कांग्रेस था, तो शायद इनका आज अस्तित्व विहीन स्थिति में ये सब होते। लेकिन जब एक विचारधाराओं के बीच में संघर्ष हुआ, जेपी आंदोलन के जो प्रणेता जेपी थे, उनके 2 शिष्य जेपी का सबसे बड़ा विरोध करने वाले, जिसके विरोध में वो खड़े हुए थे कांग्रेस, उसके साथ को लेकर चलने के लिए वो मजबूर हुए कि बीजेपी की शक्ति थी। चलिए, आपका यह कहना है कि अवसरवादी महागठबंधन था, लेकिन सवाल कई है, मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे साथ आलोक शर्मा और निहोरा यादव भी जुड़े हुए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास कवरेज में। केंद्र में मोदी की सरकार बने 17 महीने हो गए। 17 महीने में क्या मोदी का जादू खत्म हो गया है? एक आंकड़े के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है वस्तु स्थिति। चूंकि जो नतीजे आए हैं उससे कई सवाल अब खड़े हुए हैं। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई है, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है। 30 रैलियों में मोदी ने 208 विधानसभा में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। 208 में से ये देखिए 152 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है। तो सवाल यह है कि क्या जहां जहां पर, जैसे दिल्ली विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 रैलियां उन्होंने की थी। 4 रैलियों में कुल 40 विधानसभा की सीटें उन्होंने कवर की। एनडीए को 40 में से 3 सीटों पर ही जीत मिली। ये आंकड़े हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी कोई असर हो रहा है, या अब उन रैलियों का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। निहोरा यादव जी, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक खत्म हो गया, ये मान लिया जाए इन नतीजों से? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता थी उसमें भारी कमी आई है। कारण कि देखिए, बहुत आशाओं के साथ लोकसभा में वोट इनको लोगों ने दिया था, और जो वायदे किए लोगों को विश्वास हुआ था कि ये जरूर पूरा करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भूलकर आरएसएस के एजेंडा, हिडन एजेंडा चलाना शुरू किया देश में। तो देश के लोगों को निराशा हुई, नौजवानों को निराशा हुई, जिनको नौकरी देने की बात कही थी, महंगाई समाप्त करने की बात कही थी, वह नहीं हुआ। तो ये देश के लोगों को निराशा हुई और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता काफी नीचे आया है। मुझको लगता है कि यदि आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो देश में 50 सीट भी लोकसभा का अब भारतीय जनता पार्टी को आने वाला। चलिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी चुनाव नहीं होंगे। आप जो सोच रहे हैं 5 साल के लिए सरकार सुरक्षित है और अच्छे से भी सरकार चलेगी, बहुमत की सरकार है। आलोक शर्मा जी, आप लोग के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई बिहार से, डबल डिजिट में आप लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, जरूर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन को अपने सीमेंटिंग एक पावर के साथ बांध कर रखा और नीतीश जी को राहुल गांधी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर
प्रोजेक्ट करने में मदद की। मैं समझता हूं कांग्रेस का एक अहम रोल रहा और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में महागठबंधन को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन हम इससे ज्यादा बिहार की जनता जो 6.5 करोड़ थी, उसने बहुत संयम और धैर्य के साथ सच्चाई और दूध का दूध और पानी का पानी किया। सच्चाई का साथ देते हुए उन्होंने जिस तरह से चिंतन और मनन के साथ वोट किया, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता की आज असल में जीत हुई है। लेकिन इतना अवश्य है कि जो प्रश्न आपने अभी पहले मुझसे पहले वक्ता से पूछा कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, मैं समझता हूं कि उस जोड़ी के अंदर कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से डेंट लग गया है। क्योंकि जो अर्थनीति, चाहे वो विदेश नीति रही हो, चाहे आर्थिक नीतियां रही हो, तमाम नीतियों के ऊपर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और ये लड़ाई पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी वर्सेस मोदी साहब के बीच में हुई थी। और पूरे हिंदुस्तान की सरकार की जो कैबिनेट थी वो बिहार में बैठी हुई थी। आज ना महंगाई काबू कर सके। मैं इसका जवाब लेता हूं। दिनेश शर्मा से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आलोक जी। दिनेश जी से जरा पूछने दीजिए यही सवाल। दिनेश जी, क्यों ना ये माना जाए कि ये हार मोदी साहब के लिए भी व्यक्तिगत हार है? उन्होंने धुआंधार रैलियां की, 26 के आसपास उन्होंने रैली की वहां पर, जबकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। पहली बात तो मुझे आलोक जी के प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। उनकी ना तो अपनी जीत है, बैसाखी की जीत पे खुशी होने का प्रश्न नहीं उठता। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 5 कोई भी बात है, आप अपना बताइए ना कि मोदी जी की विधानसभाओं में प्रचंड हार क्यों ना माना जाए इसको? और दो सीटों में, अब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल सुनता रहा हूं। 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए और उसके बाद लगभग 6 से 7 जगहों के कारपोरेशन के चुनाव हुए। त्रिपुरा में हम जीते, आसाम में हम जीते, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह कारपोरेशन के चुनाव में हम जीत कर आए। आज हम बिहार के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये विधानसभा जीता। अब मैं कहूंगा कि बनारस में पंचायत चुनाव हार गए, बनारस में विधानसभा का और अब बाई इलेक्शन हार गए, तो मैं समझता हूं ठीक नहीं रहेगा। बिहार के चुनाव पर रहते हैं कि बिहार में हार क्यों ना माना जाए? है कि दूसरा बोले, आप बोले तो चुप होकर सुने लोग। ये इस प्रकार की बहस का आदि नहीं हूं मैं। नहीं, आप मुद्दे पर तो रहिए ना, मुद्दे से बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा। आप बताइए ना, मैं इतना कहना चाहता हूं क्यों ना माना जाए? आपको इस बिहार की जीत पे कम से कम कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जनादेश है, इसका स्वागत बीजेपी करती है, प्रधानमंत्री जी ने। आप जनादेश का सम्मान करते हैं, एक अच्छी बात आपने कही। लेकिन अरुण जी, जो सवाल मैंने पूछा राजनीतिक दल के नुमाइंदों से, कुमार जी ने जो कहा, छोटे कुमार जी ने कहा हमें कि केंद्र का सहयोग चाहिए। ये बात सही है कि मोदी जी ने जो 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, हमारी तो यही अपेक्षा है कि बिहार की जनता को ठीक से उसका उपयोग ये सरकार करे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है कि आपसी रंजिशों को भुलाकर नए सिरे से काम किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य हो। लेकिन मेरा सवाल अब अरुण जी आपसे है, जिस तरीके से मोदी साहब खुद इस चुनाव में जुटे हुए थे, लगातार उन्होंने तमाम जनसभाएं की, अमित शाह ने खुद वहां पर कैंप किया हुआ था, ऐसे में क्यों नहीं मोदी साहब की साख से तो जुड़ेगा ही है जो भी परिणाम है? नहीं, अगर इसे पल्ला तो नहीं झाड़ सकती अगर इस पूरे मुद्दे को भटकाया नहीं जाए और ईमानदारी से देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेक, सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी का मामला मोदी जी का था। और अगर ये इस तरह की हार हुई है तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी पर्सनल हार है और उनको इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए। और अमित शाह जी 8 तारीख को बोलने वाले थे, उनको बोलना चाहिए और मोदी जी को भी बोलना चाहिए। ये साइलेंस से इस मौके पे कोई साइलेंस हो नहीं सकता है। और कार्यकर्ता और बीच के नेता अपने ऊपर अगर बलि के बकरा होने का जिम्मा ले लें तो उससे लोगों ने जो देखा है, लोगों ने जो पाया है, वो नरेंद्र मोदी जी का और शाह जी का ये बहुत बड़ी व्यक्तिगत हार है, चूक है। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीवीएल आपका न्यूज 24 में। हार क्यों हुई, इस पर तो तमाम नेताओं से जब मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के, उनका यह कहना है कि इसका हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे किसी निर्णय तक। लेकिन मुझे जरा यह बताइए, जिस तरीके से मोदी साहब खुद प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, धुआंधार उन्होंने रैलियां की, क्यों नहीं उनकी भी व्यक्तिगत हार मानी जाएगी? उनके साख से भी जुड़ा हुआ था ये चुनाव। जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जीवीएल, में माफी चाहूंगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा जब आपसे मेरी बात हो पाएगी, ये तकनीकी खामी दूर कर ली जाएगी। यही सवाल आपसे शंभू जी, बीजेपी कैसे पल्ला झाड़ सकती है? नहीं, बीजेपी कुछ हर पोस्टर पर, हर बैनर पर मोदी साहब नजर आ रहे थे, धुआंधार रैलियां की उन्होंने। 2 ही लोगों की तो तस्वीर पटना में दिखाई पड़ती थी पोस्टरों पे,
प्रधानमंत्री की और पार्टी अध्यक्ष की, यही दो तस्वीरें वहां होर्डिंग्स में जो लगी हुई थी। अगर पटना आप इस बीच गए हो जी बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है किसी तीसरे नेता की तस्वीर भी नहीं थी। और स्वीकार का साहस होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मतलब जब आप चुनाव जीतते हैं तो उसकी क्रेडिट लें, जब हारते हैं तो उसके लिए कोई और लोगों मतलब उसके लिए फिर सामूहिक जिम्मेदारी वाला ढकोसला शुरू कर दिया जाए। तो ये मतलब आप पब्लिक एट लार्ज के विजडम को अंडर एस्टिमेट करेंगे अगर ऐसा सोचेंगे। अच्छा, वो बीच में आपको रोकना पड़ेगा, बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बधाई दी कि सबसे बड़े दल के नाते उभर कर आए और किंग मेकर है, इसलिए किंग मेकर को और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभर कर आए हैं, इसलिए मैंने उनको टेलीफोन करके बधाई दी। और फिर उसके बाद मैंने नीतीश जी को भी टेलीफोन किया, उनको भी बधाई दी। मित्रों, जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक अच्छी बात है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है, एक स्पष्ट जनादेश है। और बिहार के लिए आवश्यक था कि पिछले दिनों जिस प्रकार की एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, उसमें यह राज्य हित में था कि एक स्पष्ट जनादेश किसी गठबंधन को मिले। और इसलिए बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। हम उस जनादेश के सामने अपना सर झुकाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। एनडीए गठबंधन को जिन लोगों ने वोट दिया है, उन तमाम मतदाताओं को, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को और हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं को, और जिन लोगों ने दिन रात परिश्रम कर एनडीए गठबंधन के लिए काम किया है, मैं उन सभी लोगों को अपनी ओर से और बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ लड़ा, हमारे सभी सहयोगी मिलकर चुनाव लड़े, मंचों को शेयर भी किया और एक दूसरे के क्षेत्र में गए, एक दूसरे के प्रचार में पूरी ताकत के साथ लगे। इसलिए मैं अपने सहयोगी दल के सभी नेताओं को, खास करके श्री रामविलास पासवान जी, श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और तमाम उन नेताओं को और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ चुनाव आयोग, जिसने पहली बार चुनाव बिहार में एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें केवल 2 मतदान केंद्रों पर रिपोल हुआ,